जी बेटा सारे इधर तवज्जो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ हमारा सब्जेक्ट है, इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डाटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और आपको पहले भी बताया है कि जो कैप्सूल वर्ड है हमारा मेडिसिन में जो हम कैप्सूल यूज करते हैं, ये उसी वर्ड से यानी कि निकला हुआ है, एक्सट्रैक्टेड है। एनकैप्सुलेशन, इससे मुराद क्या होता है? एनकैप्सुलेशन कहते हैं टू हाइड और प्रोटेक्ट सम इंपॉर्टेंट डाटा। चूंकि हम ऊप की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डाटा। क्लास में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, आपको बताया पहले भी। एक डाटा मेंबर्स होते हैं प्लस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो डाटा हमारा इंपॉर्टेंट होता है, डाटा को हमने हाइड करना होता है। और एक्सेस स्पेसिफायर आपको बताया है कि अगर हम अपने डाटा को प्राइवेट कर दें, प्राइवेट स्कोप में लिखें, तो वो क्या होगा? एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेट हो जाएगा। अब जो प्राइवेट डाटा होगा ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसको कैसे एक्सेस करना है वो भी आज हम देखते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देखें जी, ये हम सबसे पहले तो एक बनाएंगे क्लास। टॉपिक हमारा क्या है? डाटा एनकैप्सुलेशन। सबसे पहले हम एक बनाते हैं क्लास। क्लास बनाने के लिए क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये प्राइवेट स्कोप बनाया, इसमें हम कोई वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंट val स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये दो मैंने प्राइवेट मेंबर्स इसके बना दिए, ज्यादा नहीं बना रहा ताकि हम इसको इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर दें। अब सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं कि जो प्राइवेट डाटा है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। मैं मेन क्लास में आता हूं। अच्छा, यहां पे हम कोई पब्लिक भी बना लेते हैं। पब्लिक मेंबर्स को एक दो हम डिक्लेयर कर देते हैं। इंट val2 स्ट्रिंग name2। वैसे ही डाटा मेंबर्स लिए हैं, कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लें। अच्छा, अब यहां पे मैं सुफा क्लास का ऑब्जेक्ट एक बनाता हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सुफा। क्लास का नाम लिखूंगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट की बेस पे हम जो क्लास के, चूंकि क्लास का ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? सुफा, सुफा टाइप का, सुफा क्लास का। तो अब इस ऑब्जेक्ट की बेस पे मैं इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं। ऑब्जेक्ट डॉट, अब देखें यहां पर ये दो मेरे पास मेंबर्स शो कर रहा है, name2 एंड val value2। value2 को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 23। अच्छा, मैं इन केस मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल को वैल्यू असाइन करता हूं, वैल को वैल्यू असाइन कर रहा हूं। ठीक है, इन केस अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूं। हालांकि आपको पता है कि ये जो val वेरिएबल है ये प्राइवेट है, लेकिन मैं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इसको मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूं। तो देखें यहां पे उसने एरर दे दिया। एरर क्या है, इसको जरा गौर से पढ़ें। ये कह रहा है जी, इंट टाइप का सुफा क्लास में वैल के नाम से एक वेरिएबल है,
that is private, so that we cannot access private data members outside the class. ठीक है, अगर मैं इस प्राइवेट को एक्सेस नहीं करता, ठीक है, अब मैं इसको सेव करके कंपाइल एंड रन करता हूं तो अब ये कोई एरर नहीं देगा, लेकिन मैंने चूंकि कुछ प्रिंट नहीं करवाया तो कोई आउटपुट भी नहीं आ रही। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से प्राइवेट मेंबर्स से डाटा एनकैप्सुलेशन शुरू हो जाती है। डाटा हाइड हो गया, अब इस डाटा को एक्सेस कैसे करना है? आमतौर पे दो तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। अब वो मेथड डेफिनेटली पब्लिक होते हैं। एक मेथड यूज किया जाता है टू सेट वैल्यूज ऑफ प्राइवेट डाटा, इसको नॉर्मली हम सेट डाटा कह देते हैं। कोई भी इसके लिए सेट का वर्ड जो ना टेक्निकल वर्ड है, आमतौर पे प्रोग्रामर्स बुक्स लिटरेचर में ये सेट का वर्ड यूज किया जाता है। सेट डाटा कर लें, सेट वैल्यू कर लें, उससे ये पता चलता है कि हम क्लास मेंबर्स को, क्लास के डाटा मेंबर्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। अब ये मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, सेट डाटा, ठीक है, पैरेंथेसिस, और ये इसका स्कोप आ गया। अब इसमें मैं यूं करता हूं कि यूजर से वैल्यूज ले लेता हूं, इंट ए स्ट्रिंग एस। दो आर्ग्यूमेंट मैंने यहां पे इसके बना दिए, यानी कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो दो आर्ग्यूमेंट लेगा, दो वैल्यूज लेगा। नहीं, सेट डाटा, प्राइवेट मेंबर्स को डाटा सेट करने लगे हैं। तो जो val वेरिएबल है विच इज इंट टाइप, उसमें मैंने a असाइन कर दिया, और जो नेम वेरिएबल है उसमें मैंने s असाइन कर दिया। ये सेट डाटा एक फंक्शन। उसके बाद टू रिट्रीव वैल्यूज ऑफ प्राइवेट डाटा, हम क्या करते हैं, हम गेट डाटा एक फंक्शन बना लेते हैं। तो नॉर्मली इनके लिए सेट और गेट के दो कीवर्ड यूज किए जाते हैं। सम टाइम सेट डाटा को सेटर भी कहते हैं, डाटा सेटर, और गेट डाटा को गेटर भी कहते हैं। टेक्निकल टर्म्स आपको बता रहा हूं। तो मैंने यहां पे एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया गेट डाटा, स्कोप इसका डिफाइन कर दिया मेथड का। अब मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, सी आउट। द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास सुफा। अब उन प्राइवेट मेंबर्स को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं, सी आउट। क्या है जी, इंटीजर वैल्यू, ये क्या है, val, चाहे इसी के साथ ही आप करवा दें, स्ट्रिंग वैल्यू, जो भी इसमें हम डाटा देंगे, ये क्या है, नेम। ठीक है जी। अब ये मैंने दो मेथड, दो फंक्शन लिखे, सेट डाटा और गेट डाटा जी। अब फिलहाल पब्लिक जो मेरे पास डाटा है उसको तो हम डिस्कस पहले भी करते रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने के लिए मैं सेट डाटा फंक्शन कॉल करता हूं, सेट डाटा। और इसमें मैंने दो पैरामीटर्स, चूंकि इसके इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं, तो दो वैल्यूज मुझे यहां पे पास करनी है। पहली इंटीजर टाइप की, दूसरी 46, और आपको पता है स्ट्रिंग को मुझे डबल कोट्स में एनक्लोज करना है।
सुफा इंटरनेशनल। ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करता हूं, अब ये सेट डाटा डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं होगा, इसके साथ मुझे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, obj डॉट सेट डाटा, obj डॉट गेट डाटा। सेट डाटा एंड गेट डाटा। नाउ इसको मैं कंपाइल करता हूं। अब इसमें ये देख लें कि यहां पर वो सिर्फ मैंने इंटीजर वैल्यू के बाद कोई स्पेस नहीं दी, वो 46 और स्ट्रिंग आपस में जुड़ गए हैं बस। और ये अब क्या है, हमने डाटा एनकैप्सुलेशन कर ली, प्राइवेट मेंबर्स वो एनकैप्सुलेट हो गए। अब उनको थ्रू प्रॉपर चैनल हम एक पब्लिक फंक्शंस के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे, हो नहीं सकता। जब उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी वो मैंने यूज किया हुआ है लेकिन उसको प्रिंट नहीं करवाया, वो आपको मैं बता चुका हूं कि वो तो हमें पता ही है, पब्लिक तो एक्सेस होता ही है, अगर कहते हैं तो मैं वो भी एक्सेस आपको करवा देता हूं। वो डायरेक्ट हो जाएगा, वो सेट गेट के बगैर ही, पब्लिक को हाँ हाँ। मुझे आपके ना क्वेश्चन की समझ नहीं आई। वो पब्लिक फंक्शंस है ना, पब्लिक, ये देखे ना, ये जो फंक्शंस मैंने, पब्लिक तो बेटा सेपरेट है ना, उसका प्राइवेट के साथ कोई लिंक नहीं है। अच्छा अब ये देखें कि मैंने ये पब्लिक मेंबर्स एक्सेस कर लिए, हम करते रहे हैं, चलें फिर भी हम उसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा से प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस करवा लेते हैं। सी आउट, अच्छा मैंने वैल टू को तो वैल्यू असाइन की है और नेम टू को नहीं असाइन की, ओबीजे डॉट नेम टू को वैल्यू को असाइन कर देता हूं। डबल कोट्स जो आपने बेटा कहा था ना, वो ये है कि जो करेक्टर वैल्यू है उसको सिंगल कोट में, जो स्ट्रिंग है उसको डबल कोट्स में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सी आउट एंडल करवा लिया, पब्लिक मेंबर्स बैकस्लैश टी क्या करता है, ओबीजे डॉट वैल टू। ठीक है जी, ओबीजे डॉट नेम टू। अब इसको कंपाइल रन किया तो ये देखें पब्लिक मेंबर्स 23 और साथ में लिखा नहीं है वो, चूंकि मैंने दोनों को वैल्यूज असाइन की थी, एक को 23 असाइन की थी, वेरिएबल को इंटीजर टाइप को 23 और स्ट्रिंग को मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद असाइन की थी। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा अब ये देख लें कि यहां पे मैंने आपको डाटा एनकैप्सुलेशन के बारे में बता दिया। अब यहां से ही पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही थी, पॉलीमॉर्फिज्म की कई एक तरीके से हम C++ में पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। ये देख लें पॉलीमॉर्फिज्म C++ का एक पिलर है, लेकिन C++ या ऊप के बगैर भी पॉलीमॉर्फिज्म हो रही थी सी लैंग्वेज में।
सी लैंग्वेज में आपको पता है फंक्शन ओवरलोडिंग सिंपल सी में भी होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग सिंपल सी में भी होती है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग सिंपल सी में भी थी, यानी कि ये नॉन ऊप में भी सपोर्टेड थी। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये C++ में है, ऊप में है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम यहां से ही ना फंक्शन ओवरलोडिंग को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहां से इसी में अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो ये जो हमारा डाटा एनकैप्सुलेशन हमने देखा, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का पहले कॉन्सेप्ट देखें क्या है बेसिक। फंक्शन ओवरलोडिंग का बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास वी हैव 2 or more functions with same name। एक ही नाम से 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बट देयर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाती है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। तो ये देखिए यहां पर मैंने ये एक सेट डाटा फंक्शन बनाया था, सेट डाटा। एक और मैं सेट डाटा के नाम से फंक्शन बना रहा हूं, और ये क्या हो रही है? फंक्शन ओवरलोडिंग। मैं एक फंक्शन बनाता हूं सेट डाटा, उसका केस भी देख लें सेम है। जो लोअर केस में लिखा वो लोअर में है, जो अपर में लिखा वो अपर में, सेम केस। ठीक है, जी। अब ये देखें इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे वैसे एक प्रिंटिंग करवा देता हूं इनसाइड सेट डाटा विद नो पैरामीटर। मैं उस फंक्शन में हूं, सेट डाटा फंक्शन में, जो कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, चूंकि पैरामीटर कोई नहीं है तो मैं यहां पे जो वैल्यू मेरा वेरिएबल था उसमें स्टैटिक 20 असाइन करवा देता हूं, और जो नेम का वेरिएबल था स्ट्रिंग, उसमें मैं असाइन करवा देता हूं सुफा शेखुपुरा। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया। एक और बना लेते हैं सेट डाटा, और ये क्या करेगा, ये एक वेरिएबल लेगा, इंटीजर ले रहा है। उस इंटीजर को मैं वैल में स्टोर करवा देता हूं, और स्ट्रिंग में मैं खुद से कुछ स्टोर करवाऊंगा। सुफा शरकपुर रोड। ठीक है, अब मैंने इनको एक्सेस करना है। बाकी प्रोग्राम मेरा चल रहा है सही। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सी आउट, एक मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूं। बेटा कंसंट्रेट करें। पैरामीटराइज्ड सिंगल पैरामीटर फंक्शन, और इसमें मैंने क्या कॉल करना है, सेट डाटा फंक्शन कॉल करना है।
ये मैंने ऊपर एक प्रिंट करवा दिया। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, obj डॉट सेट डाटा सिंगल पैरामीटर, कौन सा इंटीजर टाइप का, 00 बल्कि 90 कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे मैं सी आउट करवाता हूं obj डॉट गेट डाटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कॉल करता हूं पैरामीटरलेस फंक्शन को, पैरामीटरलेस फंक्शन, इसमें कोई पैरामीटर नहीं दे रहा, और यहां पे मैं प्रिंट करवाता हूं हाँ जी। अब इसको जरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इसको मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूं, सेव मैंने कर लिया, कंपाइल एंड रन किया। अब इसकी आउटपुट को जरा गौर से देखिएगा। द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास सुफा 46 और स्ट्रिंग वैल्यू क्या आ गई, सुफा इंटरनेशनल। उसके बाद पब्लिक मेंबर्स आ गए, पब्लिक मेंबर्स हमारा कोई इतना इशू नहीं है। आगे चलें, सिंगल पैरामीटर फंक्शन। आपको पता है जो सिंगल पैरामीटर था उसमें मैंने 90 पास किया हुआ था, और जो मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल था उसको मैंने स्टैटिक सुफा उसमें पास किया था, सुफा शरकपुर रोड। हम देख भी सकते हैं सिंगल पैरामीटर हमारा जो फंक्शन था। हम ऊपर चलते हैं अपनी क्लास के अंदर, ये है सिंगल पैरामीटर सुफा शरकपुर रोड, ठीक है। तो सिंगल पैरामीटर वाले में क्या आया, सिंगल पैरामीटर फंक्शन 90 मैंने कॉल करते वक्त पास किया, और स्ट्रिंग की वैल्यू स्टैटिकली सुफा शरकपुर रोड पास हो गई। यहां पे ये क्या आ रहा है, ये क्यों प्रिंट हो रहा है, इसको देख लेते हैं। पैरामीटरलेस फंक्शन इनसाइड सेट डाटा विद नो पैरामीटर, और आई थिंक हियर इज सम प्रॉब्लम, बल्कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लें ताकि पैरामीटरलेस जो फंक्शन है सेट डाटा, उसमें हमने वैल्यू को val को और स्ट्रिंग को कोई वैल्यू पास ही नहीं की, वो गार्बेज वैल्यू लेके आ रहा है, ठीक है। जो दो हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं val एंड स्ट्रिंग, उसको हमने यहां पे कोई वैल्यू नहीं पास की, प्रिंट करवा ली है। तो मुझे क्या करना है, वैल्यू पास करनी है 99 मैंने। तो अब मैंने क्या किया कि जो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही थी ना, आप कह रहे थे ये कोई एरर है, एरर नहीं था, वो मैंने वैल्यू को val को और नेम को कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी, वो गार्बेज लेके आ रहा था। तो वैल्यू को val को मैंने 99 असाइन कर दिया, और स्ट्रिंग को मैं क्या असाइन करता हूं, स्ट्रिंग का नाम एक्चुअली वेरिएबल का नाम था नेम, नेम को मैं असाइन करता हूं, यहां पे असाइन कर देते हैं पैरामीटरलेस, पैरामीटरलेस फंक्शन। चलें, अब इसको हम सेव किया, अब कंपाइल एंड रन किया, अब देखें इसकी आउटपुट इंशाल्लाह ताला सही आएगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, ये देखें नंबर फिनिश होना ही होना, ये फिर आ रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या अब क्या इशू हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इसके बाद जो टॉपिक हम अभी पढ़ने लगे हैं वो है डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। अच्छा, इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं। कंस्ट्रक्टर आपको पता है ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट क्लास। अब क्लास कंस्ट्रक्ट करने से क्या मुराद है, यूज्ड टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर का काम ये था, क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यूज देने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते थे। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करने वाला, तामीर करने वाला।
डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है तबाह करने वाला। अब कॉन्सेप्ट क्या है डिस्ट्रक्टर का? देखें सी प्लस प्लस में होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होते हैं ना, वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वैल्यूज देने के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो जो हमारी रैम है उसमें जो हमारे क्लास के डाटा मेंबर्स होंगे वो स्पेस कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इंटीजर स्पेस कंज्यूम करता है, जितना भी डाटा वो सारे का सारा स्पेस कंज्यूम करता है। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रक्टर जाते जाते जब प्रोग्राम खत्म होता है, whenever program ends, whenever program ends, क्लास, बेटा आप चलें, अच्छा जब भी प्रोग्राम खत्म होगा, यूज ऑफ क्लास वो फिनिश होगा, तो उस वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। एट दैट टाइम डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टर में और कंस्ट्रक्टर में फर्क क्या है? डिस्ट्रक्टर आल्सो हैज सेम नेम एज क्लास। कंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही था, कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्लास के नाम जैसा ही था। जी बेटा, व्हाट इज क्वेश्चन? कंस्ट्रक्टर का भी ऐसे ही था कि जो क्लास का नाम वही कंस्ट्रक्टर का नाम। नहीं, डिस्ट्रक्टर इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये भी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। डिस्ट्रक्टर डोंट रिटर्न एनी वैल्यू, it also never take any argument। कोई आर्ग्यूमेंट भी लेता ना, इसकी कोई रिटर्न टाइप होती है ना, ये आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, हालांकि जो कंस्ट्रक्टर हैं वो पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स वो ले लेते हैं, डिस्ट्रक्टर नहीं लेता। अच्छा, इसकी और स्पेशलिटी मतलब और इसका डिफरेंस, डिस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के नाम वाला ही होता है कंस्ट्रक्टर की तरह से। इसको बल्कि यहां पे यूज करना, लिखना चाहिए था whereas destructor name starts with tilde, this symbol, जिसको हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हमने निगेशन के तौर पे, नॉट के तौर पे यूज किया था। तो ये है डिस्ट्रक्टर। अब हम इसको बनाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं हम कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, बल्कि हम यू करते हैं कि यहां पर इस प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और डिस्ट्रक्टर का भी, और कंस्ट्रक्टर प्लस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड डिस्ट्रक्टर, तीन यहां पे हम चीजें क्लियर कर लेंगे। तो मैं यहां पे क्लास बना रहा हूं, क्लास का नाम रख दिया सुफा। इसमें कोई मैं पब्लिक टाइप के डाटा मेंबर्स असाइन कर देता हूं, v1 v2। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा सुफा। जी, तो ये मैंने, जी बेटा ये मैंने दो पब्लिक मेंबर्स v1 v2 इंट टाइप के डिक्लेयर कर दिए, और एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ये कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट, सिर्फ मैं यहां पे मैसेज प्रिंट करवा देता हूं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी।
उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि एक पैरामीटर लेगा, इंट ए, इंट जी, कोई भी ले लें। अब जी को v1 में भी असाइन कर दें और v2 में भी असाइन कर दें जी की वैल्यू को। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और v1 इक्वल v2 इक्वल z ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। और एक तीसरा कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूं सुफा, जो कि दो वैल्यूज ले रहा है, इंट a इंट b। और a जो है असाइन कर रहे हैं v1 को, और v2 को असाइन कर रहे हैं b की वैल्यू। तीन कंस्ट्रक्टर हो गए, ठीक है। यह है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर भी देख लिए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देख ली। अब मैंने बनाना है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर शुरू होता है टिल्डा से, नाम इसका क्लास वाला ही होगा। यहां पे मैं प्रिंट करवा देता हूं कुछ, ताकि हमें जब कंस्ट्रक्टर, और दूसरी बात डिस्ट्रक्टर की एक बात मुझे बताना भूल गई कि हमें वी हैव नो नीड टू कॉल डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती, डिस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते। डिस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते मेन फंक्शन में, ये खुद ब खुद चलता है। अभी देखते हैं हम। अब मेन फंक्शन में हम आए। मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया सुफा टाइप का, पहला ऑब्जेक्ट बनाया हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ। अब इसकी वैल्यूज हमें देनी पड़ेंगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टर कह रहे हैं, नहीं डिस्ट्रक्टर एक ही होता है। तमाम कंस्ट्रक्टर्स के लिए एक डिस्ट्रक्टर काफी है। अच्छा, डिफॉल्ट में मैं क्या करता हूं, वैल्यूज खुद से दे देता हूं, v1 इक्वल 9 एंड v2 इक्वल 10। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने वैल्यूज खुद से असाइन करवा दी। ओबीजे मैंने बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ, और ओबीजे डिफॉल्ट लिख दिया। ओबीजे 1p लिख दिया, 1 पैरामीटर, और 1 पैरामीटर के साथ मुझे एक पैरामीटर देना है। मैंने यहां पे 30 वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद सुफा टाइप का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे 2p, 2 पैरामीटर। मैंने यहां पे दो वैल्यूज देनी है 2p को, एक मैंने दे दी 34, दूसरी दे दी 43। अब मैंने तीन ऑब्जेक्ट बना लिए, सी आउट करवा रहा हूं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आउटपुट, ओबीजे डेफ डॉट v1, ओबीजे डेफ डॉट v1, ओबीजे डिफॉल्ट डॉट v1 एंड ओबीजे डेफ डॉट v2। मैंने v1 v2 को प्रिंट करवा लिया, और मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कॉपी कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी टाइपिंग से हम बच जाएं। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, अब हमारा है क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और कौन सा, 1 पैरामीटर वाला। और 1 वाला मैंने ओबीजे 1p इसका नाम रखा हुआ है। 1 कंस्ट्रक्टर वाले 1 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर का मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा हुआ है ओबीजे 1p, ओबीजे 1p, 1p डॉट v1, ओबीजे 1p डॉट v2।
इसको कॉपी किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2 वाला obj2p डॉट v1 एंड v2, सेव किया मैंने प्रोग्राम को और इसको मैंने क्या किया जी, कंपाइल एंड रन करता हूं। कंपाइल एंड रन, आउटपुट को जरा केयरफुली देखिएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई थी, ठीक है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आउटपुट मैंने 9 एंड 10 स्टैटिक वैल्यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सेव करवाई थी, v1 को v2 को। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 1 आउटपुट 30 एंड 30, चूंकि मैंने एक वैल्यू पास की थी 30। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ 2 वैल्यूज, इसमें मैंने 34 एंड 43 पास की थी। अब देखिए आगे क्या है, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, 3 दफा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। जितनी दफा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब प्रोग्राम एंड होगा, जब क्लास हमारी उसका यूजेज फिनिश होगा, जब रैम से वो सफाई करेगा जो हमारे वेरिएबल्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट थे तो 3 दफा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसको मैं यूं कर सकता हूं सिर्फ कि जो मैंने डिस्ट्रक्टर में एक सिर्फ वर्ड प्रिंट करवाया है डिस्ट्रक्टर का, उससे पहले और बाद में मैं नई लाइन, न्यू लाइन पे से डिस्प्ले करवाता हूं ताकि मुझे जरा मीनिंगफुल आउटपुट नजर आए। ठीक है बेटा, बाकी सारा कुछ सेम है। ये देखिए एंड पे 3 दफा डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर के लास्ट पे क्यों नहीं हुआ ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है उस वक्त तक ऑब्जेक्ट 1 को मैं दोबारा से प्रिंट करवा सकता हूं। उसको मैं दोबारा ऑब्जेक्ट 1 के जरिए से वेरिएबल्स को दोबारा मैं प्रिंट करवा सकता हूं, दोबारा वो मेरे यूज में आ सकते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम मेरा बंद होने वाला है, प्रोग्राम मेरा क्लोज होने लगा है, उस वक्त तो